नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे अवसरवादी राजनीति के पैरोकार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी, एक मंझे हुए राजनेता, राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी जिनको करीब करीब वो सारे दांव पेच आते हैं, जिनकी राजनीति में न सिर्फ जरूरत होती है बल्कि जिनके बिना राजनीति में टिकना भी संभव नहीं है। नीतीश कुमार को वो सारे हथकंडे आते हैं कि कुर्सी पर कैसे बने रहना है। वो सारी महारत हासिल है जिससे सियासत के साथ साथ जनता को कैसे अपने पाले में रखना है। अगड़ों पिछड़ों की राजनीति हो या फिर राजनीति के सहयोगियों के बीच सामंजस्य, उनको वो सारी रीति नीति आती है जिसके जरिए सियासत को साध कर और बांध कर रखा जाता है। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है, ऐसा ही कुछ राजनीति में भी है। कहा जाता है कि कुर्सी पर कौन कब है और कौन कब नहीं है ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। कुर्सी आज किसी और की है तो कल किसी और की, लेकिन बिहार की सत्ता में कुर्सी सिर्फ नीतीश कुमार की है, जो उन्होंने एक दो नहीं बल्कि बार बार दिखाया है। वे चाहे किसी का भी साथ छोड़ दें और किसी के भी साथ गलबहियां कर लें, बिहार में एक ही राजा होता है और वो है नीतीश कुमार। बात बीते 10 सालों की करें तो नीतीश कुमार ने 4 से 5 बार उलटफेर किया। खास बात रही कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहे और अपने हिसाब से ही बिहार की सत्ता को चलाते रहे। अब नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इतना कुछ होने के बावजूद उनकी लोकप्रियता और पार्टी का प्रभाव घट रहा है। 10 साल पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सियासी गलियारे में सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। तब नीतीश कुमार बिहार में विकास का चेहरा थे। लालू राबड़ी शासन के कथित जंगल राज के बाद से ही उम्मीदों से लोगों ने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया था। 2005 से 2013 तक सब कुछ ठीक ठाक था। नीतीश कुमार ने भी लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की। 2013 में नरेंद्र मोदी का बीजेपी में उदय हुआ। बीजेपी की ओर से नरेंद्र मोदी पर मुहर लगते ही नीतीश कुमार को मिर्ची सी लग गई। 17 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश को बड़े भाई यानी लालू यादव की याद आ गई और फिर लालू नीतीश बिहार की सत्ता को संभालने लगे। मगर नीतीश का दिल लालू यादव के पास नहीं लगा, लिहाजा बीजेपी के पास आ गए। अब जब इससे पहले नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन की नाव में शामिल थे तो राष्ट्रीय राजनीति के इर्द गिर्द उनका नाम उभर कर सामने आ रहा था, लेकिन उनके गठबंधन में उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होती नहीं दिखाई दी और अब वो उस पाले में जिसका भविष्य आने वाले वक्त में भी उज्जवल नजर आ रहा है। ऐसे में अब 2024 की चुनावी राजनीति और उसके बाद की सियासत को लेकर नीतीश कुमार और उनके सहयोगियों पर क्या फर्क पड़ेगा ये तो वही जाने। लेकिन इधर उधर के चक्कर में नीतीश कुमार आखिरी 10 सालों में सुशासन बाबू से पलटू राम तक का सफर तय जरूर कर चुके हैं और यही वजह है कि आज भले ही वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी पार्टी खस्ता हाल में है और उनकी लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। अब भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं लेकिन आने वाले वक्त में उनकी राजनीति क्या होगी और किस स्तर पर होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन हाल फिलहाल में तो बहुमत साबित करने को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को शपथ लेने वाले मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। गृह विभाग पर उन्होंने अपना हक कायम रखा। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं। नई सरकार बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहे गृह विभाग को इस बार भी सीएम नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा। कहा जा रहा है कि भाजपा गृह विभाग अपने खाते में चाह रही थी। इधर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को वित्त और स्वास्थ्य समेत 9 विभाग दिए गए हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास कृषि की बात कर लीजिए, कृषि, पथ, राजस्व और भूमि सुधार समेत 9 विभाग दिए गए हैं। लेकिन राजनीति की इस सारी परिधि के बीच 24 के आम चुनाव है। देखना यह होगा कि इसके बाद की सियासत को क्या दिशा और दशा मिलती है और इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा अवसरवादी राजनीति के पैरोकार नीतीश कुमार में भी। और इस चर्चा को भी आगे बढ़ाऊंगी। मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर आपको बता दें कि वाकई में आप 10 सालों को देख लीजिए और नीतीश कुमार के खुद के नेतृत्व को देख लीजिए तो ये बात तो है कि सर्वोपरि उनको कहा जाता है, उस तरह से उनको आंका गया है। लेकिन कुछ दिनों से लगातार जो चीजें हो रही हैं, ये इधर उधर जो चले जाते हैं और उसके बाद जो तस्वीरें अब दिख रही हैं बिहार की, तो सवाल उठना लाजमी है। देखिए, आज भी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण सा बिंदु जो नजर आया कि बीजेपी ने बहुत कुछ अपने पास रखा है और ये कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है कि फिर वो भी कहीं किसी से कम नहीं पड़ती है। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में नीतीश के लिए ये कैसा रहेगा सफर? दूसरी चीज, एक बड़ा सवाल, राजनीतिक समीकरण जो बिहार के हैं वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वोट बैंक की जब बात आती है तो प्रभावी होते हैं। लोकसभा भी लगा हुआ है तो बहुत सारी चीजों पर मंथन चिंतन की जरूरत होगी। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए विमलेंदु राय हमारे साथ जुड़े हैं। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी
आपसे करना चाहती हूँ। और निश्चित तौर पर एक जो बात हो रही है, और कहते हैं ना कि एक ऐसी छवि, एक ऐसा नेतृत्व, मतलब उनको हम टॉप पे भी रख लें और टॉप से लेके अभी तक जो चीजें चली आ रही हैं उनका कोई तोड़ नहीं है, तो यहाँ तो बड़ी तारीफ है। लेकिन आज जिस तरीके से, अभी सुबह तक तो ये खबरें थी कि विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा, एक लंबा वक्त लग रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो भी चलिए हो ही गया। बहुत सारी चीज़ों को डिवाइड तो किया गया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी देखनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विभागों को जो है अपने पास रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में, और आरजेडी को लेकर बहुत ज़्यादा, जो आरजेडी है वो बहुत ज़्यादा कुछ कहती भी नहीं है अभी भी जेडीयू के लिए, शायद एक उम्मीद बांधे बैठी है कि कभी वो फिर से एक यू टर्न ना हो जाए। यू टर्न वाली बात जो है वो उस पे क्या कहा जाए, लेकिन अभी जो आप जो नैरेटिव चलाना चाह रहे हैं कि अवसरवादी राजनीति है, ये अवसरवादी क्या चीज की अवसरवादी है? आप देखेंगे कि अगर आप कहते कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं तब आप कहते अवसरवादी है, जब आप कहते कि भ्रष्टाचार में का बढ़ावा दे रहे हैं तब आप कहते अवसरवादी है, जब आप कहते कि शासन नहीं चल रहा, कुशासन है, तब आप कहते कि अवसरवादी राजनीति। ये अवसरवादी राजनीति के पैरोकार नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी पैरोकार हैं गरीब, शोषित, पीड़ित की आवाज, बिहार को बेहतर करने के लिए कैसे कार्य किया जाए उसके पैरोकार हैं नीतीश कुमार। और जब भी ये लगता है कि बिहार को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जो काम करने की सख्त जरूरत है और उसके लिए जो जिन सहयोगियों की जरूरत है उन सहयोगियों के साथ हम चलते हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप कहें कि नहीं आज ही कैबिनेट के मंत्री ने शपथ ग्रहण लिया, आज ही विभाग दे दिया जाए। विभाग देने की अपनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सूझबूझ के साथ किनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए। अभी भी आप देखें तो सिर्फ 9, कुल मिलाकर आप देखें तो 9 जो है वो मंत्री हैं, तो उनको सब विभागों की जिम्मेदारी थोड़ी थोड़ी देनी थी। अब फिर इसका एक्सपेंशन आगे जाकर जब बजट सत्र की शुरुआत होगी तो बजट सत्र के शुरुआत के बाद जो है वह इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें कोई जो है वो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं थी। तो समय पर हर काम बिहार में हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी समय पर हर काम कर रहे हैं, और विपक्ष के लोग जो लोग उंगली उठाना चाहते हैं वो उठाएं, वो स्वतंत्र हैं अपनी बातों को कहने के लिए। लेकिन ये तो स्पष्ट हो गया है कि बिहार में विकास की ही पैरोकार है माननीय नीतीश कुमार जी, सुशासन के पैरोकार है नीतीश कुमार जी, परिवारवाद के खिलाफ है नीतीश कुमार जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है नीतीश कुमार जी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और इसी पर बिहार की जनता उनको जो है वो आज लगातार 20 सालों से अपने सर आंखों पर बिठा के रखी है। आज कितना भी कोई नैरेटिव चला ले, कोई भी मीडिया कोई नैरेटिव चला ले, लेकिन जिनके हाथों में नीतीश कुमार ने ताकत दिया है, आज 1 लाख बेरोजगार लोगों को जब रोजगार मिला है, उनके हाथ में ताकत नीतीश कुमार जी ने दी है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में क्रांति की चर्चा चल रही है, हम 2 लाख शिक्षकों की बहाली करेंगे, 1 लाख के लगभग कर चुके हैं, 1.25 लाख के लगभग हम लोग अगस्त तक करेंगे। तो ये सब जो सारे काम हो रहे हैं, इन सारे कामों को देखकर जो है वह एक वर्ग होता है, मीडिया में एक वर्ग होता है, उनका एक नैरेटिव होता है। मैं हमेशा इस बात को समझता हूं और जानता हूं कि एक मोटिव होता है, इस मोटिव के थ्रू लोगों को सुनना पसंद है, जिनको सुनना पसंद है वो पसंद करें, क्योंकि लोकतंत्र है भारत में जो है वो जो संविधान है, इसमें हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। इस बात में सिर्फ यही देखा जाए कि गरिमा किसी की नष्ट नहीं होनी चाहिए। आपको जो कहना है आप कह लें, लेकिन बिहार के हृदय में नीतीश कुमार बसे हुए हैं। आज 1 साल से नहीं बसे हुए हैं, 20 साल से बसे हुए हैं। 1990 में जब मुख्यमंत्री के लिए उनको चेहरा बनाया गया था, उस समय से लेकर और आज जो है वह 2024 तक, और आगे भी जब तक नीतीश जी रहेंगे पृथ्वी पर, जब तक सांसें चलेंगी, तब तक उनका नाम जो है वो लोग अच्छे से लेंगे। सुशासन बाबू ऐसे नहीं कहलाए बिहार में, तो पहले जो हालात थे उस हालात को बदला है। आज बिहार बहुत बदला है। आप आइए बिहार विजिट करने के लिए, आप देखिए यहाँ से। मैं बहुत देर से चुप इसलिए थी कि मैंने सोचा मैं पूरा सुन लूं पहले आपको, इसलिए मैं बीच में नहीं बोली। लेकिन ये बात सच है, सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू के साथ साथ आज पलटू राम मीडिया नहीं कह रहा, या मैं नहीं कह रही, अपनों को धोखा क्यों देते हैं, क्यों छोड़कर चले गए? नीतीश जी कहाँ पलटे? नीतीश जी तो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर है तो है, लेकिन तो अपनी शर्तों पे सारी चीजों को कर लेते हैं ना। मुझे ये बताइए, आरजेडी ने क्या बिगाड़ दिया था? आरजेडी को क्यों छोड़ दिया? नहीं, देखिए यही मैं आपको कह रहा हूँ ना कि बिहार और भारत की स्थिति में हमें एक सामंजस्य बैठाना है, केंद्र और राज्य की स्थिति में,
और माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि आगे बिहार को हमें जो गति देनी है, उस गति में हमें रुकावट आ रही है। बिहार को हम उतनी गति नहीं दे पा रहे हैं, हमें उतनी ताकत नहीं मिल पा रही है। अगर वो ताकत और मिले, केंद्र के साथ चले जाएं, तो हमें वो ताकत मिलेगी और हम आगे बिहार को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है। जब उनको ये लगा कि नहीं, ये जो है वो हमें करना चाहिए, उन्होंने निर्णय लिया। हम सब उनके साथ हैं, पूरा बिहार उनके साथ है। ठीक है, चलिए संजय जी, मुझे ऐसा लगता है सुशासन की बात हो रही है। मैंने तो अपनी शुरुआत में पूरी रिपोर्ट में ही ये कह दिया था कि वाकई में उनकी जो छवि, उनका जो नेतृत्व है और जो उन्होंने किया है, वो ऐसे ही सुशासन बाबू नहीं कहलाए हैं। ये बात तो सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे सबको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन कुछ समय से जो चीजें हो रही हैं, बार बार आना, फिर चले जाना, फिर साथ को छोड़ देना, क्या ये थोड़ा सा प्रभावित? राजनीति है, राजनीति में तो बहुत कुछ जायज हो गया। आज के समय की तो राजनीति भी किस स्तर पर है। लेकिन एक बात सच है कि जानबूझ करके कोई किसी के लिए नहीं कहता। कुछ तो चीजें हुई है ना, कुछ तो चीजें हुई हैं आज, इसीलिए ये बातें हो रही हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, फिर छोड़कर आ गए थे, आज फिर चले गए हैं। किस तरह से देखेंगे और आने वाले समय में कहां देखें नीतीश कुमार को? देखिए राखी जी, ये नीतीश कुमार जी सुशासन बाबू अब रहे नहीं। मैं इसे एक पलटू राम के बाद नया नाम दे रहा हूं। ये दुशासन बाबू भी अब हो चुके हैं। और बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद और कैबिनेट की बैठक में हाल के दिनों में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के संदर्भ में जिस भद्दी इशारे के साथ उसने अपनी बात कही, उससे पूरा देश शर्मसार हुआ। नीतीश कुमार जी के वक्तव्य से तमाम पार्टियों के नेताओं ने, तमाम मीडिया चैनल के पत्रकारों ने और हमारे इस देश की मां बहनों ने नीतीश कुमार के ऊपर क्या कुछ नहीं कहा। लोगों ने नीतीश कुमार को पागल तक करार दिया गया। नीतीश, आज जो बीजेपी के लोग इसे अपने साथ करे किए हुए हैं, उसने इसे मानसिक पागलपन भी करार दिया था। तो मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार पलटू राम के बाद अब ये सुशासन बाबू नहीं, दुशासन बाबू के नाम से भी इस देश में जाने जाएंगे सदा सदा के लिए। रात परिवारवाद की बात, तो जिस व्यक्ति के पास कोई परिवार ना हो, जिसने जीवन में अपने परिवार को सम्मान नहीं दिया और जिसके लड़के उस लायक नहीं हो, तो वो खिसियानी बिल्ली खंबा की तरह परिवारवाद के ऊपर बोलेंगे। अब आप आ जाइए, बीजेपी के अंदर कितने बड़े नेता हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे आज परिवारवाद की उपज। मैं राजनीति में परिवारवाद को बुरा भी नहीं मानता, मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि जो लोग राजनीति में होते हैं, जो स्थिति है, उसके कोई बाल बच्चे उसके साथ मिल करके अपने परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं और उसी में वो अपने जीवन को खपा देते हैं, अपने माँ के सहयोग में, पिता के सहयोग में, भाई के सहयोग में। तो अंततः एक व्यक्ति को किसी भी परिवार से राजनीति में आ जाना पड़ता है। इसलिए मैं परिवारवाद को बुरा नहीं मानता हूँ। आज हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी भी परिवारवाद की उपज हैं। उसके माँ भी एमएलए थे, पिता भी एमएलए थे, उसके पिताजी मिनिस्टर थे और हमारे बिहार के मुझे आप बताइए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी आज बिहार भाजपा की तरफ से डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि क्या ये परिवारवाद नहीं है? यद्यपि मैं कह रहा हूं। संजय जी, एक बात बताइए, आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अवसरवादी राजनीति के पैरोकार, क्या मानते हैं कि अवसरवादी, एक ये बात इसलिए आ रही है, अवसर की तलाश है, जहां मौका देखा, जहां मिला वहां चले गए? जी अवसरवादी राजनीति की कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार की ना पहले भी अपनी कोई हैसियत थी राजनीति में, कोई ताकत थी, ना आज है ना आगे है। हाँ, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी इतने दिनों तक मुख्यमंत्री कैसे रहे, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि बिहार की जो जातिगत समीकरण की बात है, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उस समय सवर्ण समाज ने अपनी ताकत संसाधन के बदौलत लालू प्रसाद के खिलाफ नीतीश को आगे बढ़ाया। कभी सवर्ण समाज के हट करके लालू जी के साथ नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हुए। 2000 में नीतीश कुमार जी अपनी समता पार्टी बना करके चुनाव लड़े थे, मात्र 7 विधायक जिता पाए थे। और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार को अगर दम है, अपने सुशासन पर, अपने शासन पर, अपने विजन पर अगर इतना ही अहंकार है, तो अकेले
चुनाव लड़के देख लें, 2000 जनता दल यूनाइटेड वाले उसे कितने सीट आ जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं तो बता ठीक है, वापस आऊंगी। एक मिनट रुकिए, 2010 राजनीतिक विश्लेषक की भी प्रतिक्रिया आ जाए। एक मिनट रुकिएगा। रवि जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है मुझे। रवि जी, क्या है बिहार की राजनीति में? एक तो क्या है, जिस एंगल से आज हम बात करने बैठे हैं उसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, सारी चीज़ें हो गई हैं और उसके बाद विभाग भी बढ़ गए हैं, काम हो रहा है, लेकिन देखिए लोकसभा के चुनाव भी हैं। बिहार की राजनीति से नीतीश जी की जो एक छवि, नेतृत्व, उनको जो सुशासन बाबू कहा जाता रहा है, उसको कोई छुड़ा तो नहीं सकता या उनसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जिस तरह के बातें आ रही हैं, जिस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है, क्या उनकी ये छवि, उनका ये नेतृत्व या उनकी कुर्सी भी, मैं सीधे सीधे बोलूं, आने वाले समय में सही सलामत दिखती है? जी देखिए, बिहार की बात हो रही है और वहां पर 3 किरदार हैं पूरे, जो पूरी पृष्ठभूमि दिख रही है। उसके अंदर पहला किरदार है नीतीश कुमार, दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी है राष्ट्रीय जनता दल। अब बात हो रही है नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार का सुशासन बाबू जो नाम पड़ा वो इसलिए पड़ा था क्योंकि उन्होंने अपने समय में जंगल राज से निजात दिलाई थी बिहार के लोगों को। यह बिल्कुल सही बात है और सच में 2013 तक जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी शायद एक सीमित थी और उन्होंने बिहार पर पूरी तरह से काम किया और वहां उसे जंगल राज से छुटकारा दिलाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे 2014 में नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट होते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लगने लगा कि वो भी इस भूमिका में रहना चाहते थे, कहीं ना कहीं खुद को प्रधानमंत्री पद के तौर पर देखना चाहते थे। और यही महत्वाकांक्षा उनको कहीं ना कहीं जो आज शब्द दिया जा रहा है कि पलटू राम या दूसरी पार्टियों में जिस प्रकार से वो पलटी मार रहे हैं लगातार, तो उनका नाम पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली यह रहेगी कि क्या 2024 के चुनावों के बाद भी यह गठबंधन चल पाएगा, एनडीए में शामिल रह पाएंगे? क्यों, उसका कारण बताता हूं कि आज जिस प्रकार से वो एनडीए में दोबारा से शामिल हुए हैं, उसके बाद आरजेडी को भी कहीं ना कहीं फायदा मिलता दिख रहा है। देखिए, जो मुस्लिम वोट बैंक है और जिस प्रकार से अयोध्या के अंदर 22 तारीख को बीजेपी ने कार्यक्रम किया, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से कटता नजर आ रहा है मुस्लिम वोटर। तो ऐसे में जो क्या जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम वोटर है वो इनके साथ रह पाएगा? क्या वो आरजेडी की तरफ अपना रुख करेगा? दूसरा, खुद तेजस्वी यादव को अपनी छवि सुधारने का मौका मिलेगा, साफ करने का, बढ़िया करने का मौका मिलेगा, क्योंकि अब उनको अपनी पार्टी के लिए स्पष्ट रूप से काम करना है। अब नंबर 3, तीसरा सबसे बड़ा फायदा, जो 16 सीटें इंडिया गठबंधन से जनता दल यूनाइटेड मांग रही थी, अब वो उनकी सीटें बढ़ने वाली हैं आरजेडी की, और ऐसे में कहीं ना कहीं आरजेडी को इसका फायदा पहुंचेगा। वही नीतीश कुमार के सामने जिनको भी, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चाहे निर्दलीय की बात करें, चाहे हम बात करें बीजेपी की, चाहे बात करें बीजेपी के नेताओं की, जो लगातार जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने भी शपथ कर ली थी कि मैं जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बाहर नहीं कर दूंगा, तो ये सब बातें सामने, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या सेटिस्फैक्शन चल पाएगा, क्या सबको सेटिस्फाइड कर पाएगी? क्योंकि अभी मंत्रालयों को बंटवारा हुआ है, अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, उसके बाद भी मंत्रालयों में किस किस को कौन सा मिलता है, क्या ये 2024 के चुनावों तक सही सलामत चल पाएगा? ये बड़ी देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार के सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से अभी मुझे लगता है इतना आसान नहीं है जितनी आसान राह दिख रही है। क्योंकि आप समझिए, जब इतना टाइम लग गया मंत्रालय बंटने में, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी पेचीदगियां ज्यादा हैं और इन पर जो काम चल रहा है पार्टी के अंदर, चाहे हम जेडीयू की बात करें, चाहे बीजेपी के अंदर बात करें, तो कहीं ना कहीं अभी जो पूर्व अध्यक्ष थे जनता दल यूनाइटेड के, वो आके प्रधानमंत्री से ही मिले थे और कहीं ना कहीं यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। पर मुझे लगता है अभी पेचीदगियां बहुत सारी आ सकती हैं, पर इतना तय है कि अगर यह गठबंधन चलता है तो कहीं ना कहीं इनको फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन वही इंडिया गठबंधन से ज्यादा फायदा जो है इंडिया गठबंधन के ही लोग, जिस प्रकार से आरजेडी की हम बात कर रहे हैं, तो तेजस्वी यादव को इस भी बेनिफिट मिलना तय है, क्योंकि इसका जो अभी वोटर्स है उनका क्या रुख रहता है, और जिस प्रकार से आरजेडी और जनता दल का अलायंस हुआ था, उसके बाद से आप देखिए लगातार ये एक दूसरे से सब ठीक चला था। अभी बात कर रहे थे कि जिस प्रकार से हेट भाषा का इस्तेमाल किया, बुरी गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उस समय पे यह बात भी सामने आई थी, क्योंकि तेजस्वी यादव एक कम पढ़े लिखे डिप्टी सीएम है, इनके साथ रखने की वजह से जो है नीतीश कुमार खुद एक पढ़े लिखे नेता थे, एक पढ़े लिखे सीएम थे, उसकी वजह से जो है इन्होंने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया।
तो ऐसे भी लोगों ने कहा था, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये रही कि 2024 के चुनावों से पहले कितना उलटफेर होता है, और क्या यह शपथ ग्रहण के बाद क्या जो बहुमत साबित होना है तब तक अपने सभी विधायकों को बचा पाएंगे, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल पाएगा, कितना आगे देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी इतना आसान राह नहीं है। बिल्कुल, और कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा उसके पहले, ये भी तो एक बड़ा सवाल ही है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो पता चल ही गया है। आरजेडी तो मेरे साथ बहुत बार चर्चा में बैठी है, संजय जी आज भी बैठे हुए हैं, और इन्होंने तो कहा ही था कि हमको लगता है कभी कुछ भी हो जाएगा तो ऐसा ना हो कि वापस हो जाए। मैंने तो शुरुआत में कहा था। देखिए, सब समय के और अवसर की बात है कि कब कौन सी चीज़ें सामने आ रही हैं, उस हिसाब से काम होना है। विमलेंदु जी अपनी बात रखिएगा। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं कि अवसर की राजनीति जो लोग करते हैं वो ना, अवसरवादी राजनीति यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ विकास की राजनीति हो रही है, सुशासन की राजनीति हो रही है। इसलिए आज ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हमारे सहयोगी कौन है, क्योंकि अगर एक तरह से आप देखें तो सहयोगी हमारे आरजेडी में रहे हैं। आरजेडी के साथ भी हमने सहयोग के साथ साथ शासन चलाया है, और हमारे पुराने गठबंधन जो एनडीए था, एनडीए के साथ भी हमने गठबंधन चलाया है। तो आज महत्वपूर्ण माननीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उसी विचारधारा के ऊपर जो है वो बिहार की राजनीति टिकती है। जातीय जनगणना की बात आती है, जातीय गणना हमने कराई या फिर पूरा क्रेडिट जनता दल यूनाइटेड को जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा माननीय नीतीश कुमार जी की सोच थी। उसी सोच के ऊपर बिहार की पूरी राजनीति जो है वो चल रही है। और जहां तक सहयोगी की बात है, आज हमारे साथ जो सहयोगी है एनडीए के साथ, हम सहयोग के साथ केंद्र के साथ मिलकर जो है वह यहाँ बिहार के शासन को जो है वो चला रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं ये मीडिया में दिखाने के लिए और विरोधियों के बोलने के लिए ये हो सकता है। बिहार की राजनीति में जनता को माननीय नीतीश कुमार जी पसंद है, और माननीय नीतीश कुमार जी इसीलिए बिहार के जो है वो मुख्यमंत्री। और आगे अगर दूसरी और चर्चाओं पे अगर बात करें आप, कि दूसरी तरफ अभी संजय जी हमारे कर रहे थे परिवारवाद, परिवारवाद की राजनीति माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी की ही नहीं। क्या होती है परिवारवाद की राजनीति? ये होती है कि अपने ही परिवार के लोगों को हम सब कुछ दे दें, चाहे कि उनको सब कुछ दे दें। माननीय नीतीश कुमार जी ये कभी नहीं चाहा कि अपना सब कुछ जो है वो हम अपने बेटों को दे दें। वो अपनी पार्टी में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत जो है वो कार्य होता है। अभी आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललन बाबू थे, उससे पहले जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह थे। जब अवसर होता है दूसरों को मौका दिया जाता है पार्टी में, लेकिन वहां कहाँ पार्टी में मौका दिया जाता है। इनको जरा याद करा दें कि आरजेडी पार्टी में लालू यादव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद कभी किसी को दिया गया क्या, या किसी को कोई ऐसा पद दिया गया जो महत्वपूर्ण है जिसमें वो निर्णय ले सकते हैं? जब निर्णय लेने की क्षमता परिवार के लोगों के अंदर ही हो, वो परिवार होता बाद होता है संजय जी, ये नहीं होता। सक्षमता की परिभाषा क्या आप देंगे? ठीक है, चलिए समय हो गया। संजय जी कोई जवाब हो तो प्लीज जल्दी से दे दीजिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने, और दूसरा आप कह रहे थे 2010 में आपकी 22 सीटें आई थी। ठीक है, अभी आप कह रहे हैं विमलेंदु जी समय हो गया है, मैं जवाब भी नहीं ले पाऊंगी, समय भी हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, जेडीयू को अपना पक्ष रखना है, बीजेपी अपनी बात रखेगी, आरजेडी अपनी बात रखेगी, लेकिन कुल मिलाकर जो समझ में आ रहा है और जो इतने दिनों से पूरा एक कहते हैं ना कहानी चल रही है, वो बहुत स्पष्ट हो चुकी है। और ये बात सच बात है कि सुशासन बाबू से आज पलटू राम और न जाने किस किस तरह के नाम जो विपक्ष दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? आपने उन चीजों को दिया मौका, लोगों के सामने उसको पेश किया, इसलिए तो लोग बोल रहे हैं ना। और आने वाले समय में आप इसको कितना बचा पाएंगे या अपनी चीजों को बना पाएंगे, ये भी अब उनके ही हाथ में है, क्योंकि राजनीति में तो काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं नीतीश कुमार। तो देखते हैं आने वाले समय में बिहार की राजनीति किस तरफ और इनको लेकर जाती है, और इनके लिए आने वाला समय और कैसा रहेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।